आप में से कितने लोगों ने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है? उस फिल्म को देखने के बाद पता चलेगा कि धनबाद जिले के वासेपुर कस्बे में कैसे एक समय गैंग वॉर हावी था और बात बात पर इतनी गोलियां चलती थी कि गिनना भी मुश्किल था। लेकिन अब वहां गोलियां नहीं, पत्थर चलते हैं। कल मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान वहां दो समुदाय आपस में भिड़े और इतने पत्थर चले कि पुलिस भी गिन नहीं पाई। ये पूरा वीडियो, ये पूरी खबर आज आप देखिए। तो हम आपको दिखाने वाले हैं वो पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले हमारे पास देशहित में एक और बड़ी खबर है और वो खबर यह है कि यूपी से बिहार तक कल मुहर्रम पर जिन लोगों ने भड़काऊ नारेबाजी की थी, जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, अब उनका हिसाब होने जा रहा है। मुहर्रम के नाम पर कल माहौल बिगाड़ने वाले आज मातम मना रहे हैं। बिहार से उत्तर प्रदेश तक वो तमाम हुड़दंगबाज जो ताजिया जुलूस में बंदूक लहरा रहे थे, भड़काऊ नारेबाजी कर रहे थे, अब उन सब का हिसाब होने लगा है। हिसाब किस तरह हो रहा है, ये दिखाने से पहले आपको मुहर्रम में माहौल बिगाड़ने वाले कुछ ऐसे वीडियो दिखाते हैं जो आज आए हैं। ये वीडियो बिहार के वैशाली का है। सोंधो गांव में खंबे पर मुहर्रम का झंडा लगाया गया था। एक समुदाय कहने लगा झंडा हटा दो, दूसरे ने कहा क्यों हटाएं। बस इसी बात पर लड़ाई छिड़ गई। दोनों तरफ से लोगों ने लाठी डंडे उठा लिए। पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे को खदेड़ते रहे। कल का माहौल तनावपूर्ण था, पुलिस शांत रही, लेकिन आज माहौल भड़काने वालों पर शिकंजा कस रही है। अब छपरा चलते हैं। यहाँ ढोल के थाप पर बंदूक लहराई जा रही है, तलवार दिखाई जा रही है। बिहार है तो ताजिया जुलूस के दौरान तलवारबाजी पर बच जाएंगे, लेकिन बंदूक दिखाने पर सख्ती तो होगी ही। पुलिस वीडियो देखने के बाद इस शख्स को ढूंढ रही है। मुजफ्फरपुर में ताजिया जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया। इस वीडियो को एसएसपी ने अपनी आंखों पर चढ़ा लिया है और लड़कों की तलाश हो रही है। घर वाले डरे हैं। और ऐसा ही वीडियो उत्तर प्रदेश के आगरा से भी आया। फतेहपुर सीकरी के मेन मार्केट में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। फिलिस्तीन का नारा लगाना या झंडा लहराना अपराध नहीं है, लेकिन आरोप है कि ये लड़के इन नारों का इस्तेमाल जानबूझकर दूसरे समुदाय को भड़काने के लिए कर रहे थे। आगरा पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर 7 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और कई लड़कों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। इस तरह की कार्रवाई भाईजान को खर रही है। अमेरिका के सेनेटर्स आए थे, 10 सेनेटर हिमाचल प्रदेश गए थे दलाई लामा से मिलने के लिए। मां अमेरिका के फ्लैग लहराए, केस नहीं बुक करेंगे उनके पर तुम मोदी गवर्नमेंट। अमेरिका का फ्लैग लहराए तो केस नहीं बुक होगा, पैलेस्टाइन लहराए तो केस बुक होगा। क्या नफरत है आप लोगों को। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जुलूस के दौरान जिन लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश को नजरअंदाज किया, जिन लोगों ने तलवारें लहराई, माहौल बिगाड़ने के लिए फिलिस्तीन के नारे लगाए, अब उन सब की पिक्चर पुलिस के पास है और सभी आरोपियों पर एक्शन की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिन्होंने मुहर्रम के नाम पर माहौल बिगाड़ा उनका हिसाब तो होगा ही, लेकिन वासेपुर में जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ा उनका क्या होगा। वासेपुर में ताजिया जुलूस के दौरान पत्थर क्यों चले, शुरुआत कहां से हुई, पहला पत्थर किसने फेंका, देखिए वासेपुर की ये रिपोर्ट। पत्थरबाजी का ये वीडियो धनबाद के वासेपुर का। वही वासेपुर जिसकी कहानी आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर नाम की फिल्म में देखी है। वही वासेपुर जहां सुल्तान कुरैशी की लंठाई चलती थी। वही वासेपुर जहां रामाधीर सिंह के गुर्गों की दहशत थी। वही वासेपुर जहां एक दौर में सरदार खान के नाम का सिक्का चलने लगा। वही वासेपुर जहां फैजल खान फायरिंग करते हुए गोली नहीं गिनता था।
उसी वासेपुर में मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान पत्थर चले। एक तो नहीं, इतने पत्थर चले कि आप गिन नहीं सकेंगे। देखिए, सड़क पर पसरे ईंट पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों, अंदाजा लग जाएगा कि वासेपुर के लोगों ने पत्थरबाजी किस हद तक की। जुलूस में दो समुदायों के बीच यह पत्थरबाजी पुलिस के पहुंचने तक चलती रही। एक पत्थर तो पुलिस वाले को भी लग गया क्या सर? हालात इतने खराब हो गए कि डीसी और एसएसपी को भी वासेपुर जाना पड़ा। सुनाई दे रहा होगा फोर्स लोग को, चलो उधर तो। कहा जा रहा है कि ताजिया जुलूस पर शामिल भीड़ की तरफ से भारत चौक के पास अचानक कुछ घरों पर पत्थर फेंके जाने लगे। उस वक्त अंधेरा था। उसके बाद दूसरी तरफ से भी पत्थर फेंके जाने लगे। ऐसे में माहौल बिगड़ गया। दावा है कि इस दौरान धार्मिक स्थल को भी निशाना बनाया। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है, अब ये भी सुनिए। स्थिति नियंत्रण में यहाँ पर सफिशिएंट फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और हम लोग रात भर यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट रखेंगे। जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से सतत निगरानी रखी जा रही है। इसमें जो भी इसके लिए दोषी हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई भी करी जाएगी। कल यहाँ पे कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग के लिए हम लोग शांति समिति का बैठक भी करेंगे और हम लोग फ्लैग मार्च भी करेंगे और जो भी आदमी यहाँ पे हुड़दंगी मचने का काम किया है ऐसे आदमी को हम लोग चिन्हित करते हुए बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस पत्थरबाजों की तलाश में जुटी है, लेकिन सोचिए, वासेपुर में 24 घंटे से मौजूद रहने के बाद अब तक पुलिस के हाथ सिर्फ ये पत्थर आए, पत्थरबाज नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किए गए उस आदेश की जिस पर संग्राम छिड़ गया है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों, ढाबा, होटल संचालकों और रेहड़ी पटरी वालों को अपनी पहचान वाली नेम प्लेट लगाने को कहा गया है। जो लोग कुछ वक्त पहले तक कागज ना दिखाने की बातें किया करते थे, अब अपनी दुकान के आगे बड़े बड़े अक्षरों की प्लेट लगा रहे हैं। मोबिन, हाकिम, निसार और आरिफ सब रेहड़ी लगाकर फल तो पहले भी बेचते थे और अब भी बेच रहे हैं। बदला सिर्फ इतना कि अब खरीदने वालों को इनका ओरिजिनल नाम और पहचान खरीदने से पहले ही पता चल जाती है। जिन्हें अपनी पहचान के कागज दिखाने में दिक्कत थी, वो अब बड़े बड़े अक्षरों वाली नेम प्लेट लगा रहे हैं और ऐसा एक आदेश के बाद हुआ है। प्रशासन हमारे ऊपर सख्ती कर रहा है और ये कह रहे हैं अन्यथा यहाँ से हटाओ, अन्यथा क्या ना सख्ती लगानी पड़ेगी। बहुत करता नाम लिख के रखो बस, अन्य ठल्ली हटा देंगे बस। ये तो प्रशासन है, पुलिस वाले। क्या चाहते हैं आप? तो हम क्या कहते हैं, अब से पहले तो लगी नहीं सकती, अब क्यों लग रही है। मुजफ्फरनगर में रेहड़ी पटरी वाले हैं, अपनी रेहड़ी के आगे अब नेम प्लेट लगाकर सामान बेच रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। आम की रेहड़ी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है आरिफ फल, निसार फल वाला, हाकिम फल वाला। इसी तरह से मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के पूरे मार्ग पर हर रेहड़ी पटरी वाले को अपना नाम और पहचान लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए कि 22 जुलाई को शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए आदेश हुआ है कि कांवड़ यात्रा पर पड़ने वाली सभी मीट, अंडे और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सभी दुकानों, होटल, ढाबा, रेहड़ी पटरी वालों को अपना नाम साफ और बड़े शब्दों में लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि मर्जी है कि नाम लिखें या ना लिखें, दुकान मालिकों की इच्छा पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि मुजफ्फरनगर प्रशासन ने इसकी सख्त हिदायत जारी की है, जिसे मुजफ्फरनगर में लोग मान भी रहे हैं। बेहतर है, इसका पता होना चाहिए कौन ओनर है इसका, तो इसे अच्छा लगा है। हमें प्रशासन की तरफ से जो सुझाव मिला है बहुत अच्छा है। एक तरीके से सही है, एक तरीके से गलत भी है, पर उसमें तो गलत ऐसे है, कोई ऐसा नो जैसे रोड पे, हाईवे पे है, समाज पे चिढ़ जाता है, कहने भाई तूने हमें सड़ा फल दे दिया, इसका अच्छा है, ऐसे भी तो लड़ाई हो जाती है ना। प्रशासन है, हमें पालन करना, हमने सब दुकानदारों ने अपने लिख के लगवा दिया। इन रेहड़ी पटरी वालों से लेकर ढाबा मालिकों तक को इस आदेश से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद को मुसलमानों का मसीहा समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी को दिक्कत है। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले?
ओवैसी की तरह ही यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी इस आदेश पर तंज कसा है। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा है, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। ऐसा लगता है कि ओवैसी और अखिलेश जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ मुसलमान दुकानदार ही अपना नाम और पहचान जाहिर करेंगे। यह ऑर्डर हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए है। मुस्लिम स्कॉलर भी भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। हम जिस देश में अब रहते हैं, जब हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हमको कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो अब ये सारी चीज़ें कुछ अलग दूर नहीं लगती हैं कि जो बातें की जा रही हैं। लेकिन मुझे अंदेशा इस बात का है कि इस तरीके से चिन्हित करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहाँ पर दुकान कर रहे हैं, उनको भारी नुकसान उठाना पड़े। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाले सारे नॉनवेज होटल और मीट अंडे की दुकानें बंद करवा दी गई हैं। ऐसा साल 2023 में भी हुआ है, और ऐसा सिर्फ मुजफ्फरनगर में नहीं बल्कि सूबे में पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग पर किया गया है। ये टोटल जितना भी कांवड़ मार्ग है, सभी के लिए ये है कि सभी मार्गों पर जो भी ऐसी दुकानें हैं, जो भी ऐसे होटल ढाबे हैं, वहाँ ये प्रोप्राइटर का नाम जरूर लिखें। हिंदू मुस्लिम टकराव न हो, भाईचारा कायम रहे, तो इस तरह की मामूलात से, इस तरह के कामों से कोई हर्ज मुज़ाक़ा नहीं है। इस पे कोई आपत्ति वाली कोई बात नहीं है। कांवड़ियों की मर्जी है, वो चाहे जहां से खाना खरीदें और खाएं, बस दुकान पर ओरिजिनल नाम लिखने से होगा ये कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बरेली के मौलाना तौकीर रजा अपने बयान से एक बार फिर पलट गए और अब उन्होंने 21 जुलाई को ही सामूहिक निकाह करवाने का ऐलान कर दिया है। पहले तौकीर रजा ने 23 लड़के लड़कियों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने के बाद निकाह का ऐलान किया था, पर अब मौलाना के सुर और तेवर दोनों बदल गए। हालांकि निकाह करवाने की बात पर वो अभी भी अड़े हुए हैं। सबसे पहले मौलाना तौकीर रजा का नफरत फैलाने वाला प्लान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि ये अपने ही बयान से क्यों पलट गए। धर्म परिवर्तन उनका किसने किया, कैसे हुआ, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बरेली में धर्मांतरण का ऐलान करने वाले मौलाना ने पलटी मारकर नया विवादित बयान दिया है। रात मेरे लोगों को बुलाया गया, उन पर दबाव बनाया गया, उनसे झूठे वादे किए गए और उनसे ये लिखवाया गया। मेरी मर्जी के खिलाफ ये लोग लिखकर देकर आए कि कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। हमने जो तारीख दी थी, हम उस तारीख को ही अपना प्रोग्राम करेंगे। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा ने अब सीधे पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा दिया। उनका दावा है कि पुलिस ने जबरन उनके 2 आदमियों से लिखवाया कि हिंदुओं के निकाह का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। तौकीर रजा के दावे में कितनी सच्चाई है, ये समझने से पहले उनके 2 बयान सुन लीजिए, जिसमें वो पहले धर्म परिवर्तन और अब सिर्फ निकाह की परमिशन का दावा कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा सामूहिक। हमने जो तारीख दी थी, हम उस तारीख को ही अपना प्रोग्राम करेंगे। सिर्फ 48 घंटों के भीतर ही तौकीर रजा एक के बाद एक विवादित बयान दे चुके हैं। 15 जुलाई को तौकीर रजा ने बताया था कि उनके पास 23 हिंदू लड़के और लड़कियों ने इस्लाम कबूल करने का आवेदन दिया, और अब 17 जुलाई को तौकीर रजा का नया बयान आया है, जिसमें वो सिर्फ निकाह की बात कर रहे हैं। तो क्या इन 2 दिनों में ही 23 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर दिया गया? धर्म परिवर्तन पर योगी की पुलिस ने सख्त एक्शन की चेतावनी दी थी, इसलिए अब तौकीर रजा धर्मांतरण की बात से ही पल्ला झाड़ रहे हैं। धर्म परिवर्तन उनका किसने किया, कैसे हुआ, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो धर्म परिवर्तन करके एक साथ बिना निकाह के रह रहे, इस पर शिकायत है और इसी के लिए मैंने परमिशन मांगी। एक मैं मामूली सी परमिशन मैंने मांगी है, उस पर इतना हंगामा किया जा रहा है, जबकि मैं कोई धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ निकाह का कार्यक्रम कर रहा हूं। बरेली में तौकीर रजा के बयान पर करीब 200 किलोमीटर दूर आगरा से रिएक्शन आया है। हिंदूवादी संगठनों ने 5 दुल्हों और बैंड बाजे के साथ बारात लेकर 21 जुलाई को तौकीर रजा के घर पहुंचने का ऐलान किया है। दावा है कि तौकीर रजा के आवास पर युवतियों की घर वापसी कराकर उनकी शादी करवाई जाएगी। बताया गया कि बारात 21 जुलाई को बरेली पहुंचेगी और 22 जुलाई को आगरा में रिसेप्शन होगा। मौलाना तौकीर रजा के बयान और उसके बाद हुए विवाद के बाद अयोध्या से लेकर वृंदावन तक से रिएक्शन आ रहे हैं। कई धर्माचार्यों ने तौकीर रजा का विरोध करते हुए
उनके खिलाफ सख्त एक्शन की डिमांड की है। इस प्रकार से बड़े स्तर पे लव जिहाद का प्रकरण चल रहा है, धर्मांतरण का। ऐसे लोग धर्मांतरण कराते हैं, करते हैं और बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना तौकी रजा पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो हमारी भोली वाली 23 बहनों को जो कि धर्म परिवर्तन निकाह के नाम पर करा रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना तौकी रजा ने विवाद के बाद धर्मांतरण के प्रोग्राम को निकाह में बदल दिया है। हालांकि बरेली प्रशासन ने अब तक निकाह की भी इजाजत नहीं दी है। 22 जुलाई से यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और उससे ठीक पहले मौलाना के इस नफरती ऐलान से माहौल बिगड़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात कांवड़ यात्रा की। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने खास तैयारियां की है। कांवड़ यात्रा मार्ग को कॉरिडोर की तरह तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी जारी किए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा मार्गों की मरम्मत का काम 72 घंटे में पूरा कर लिया जाए। कांवड़ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कांवड़ियों के रास्ते में एक भी कंकड़ पत्थर नहीं होगा। कांवड़ियों का अभिनंदन पुष्प वर्षा से होगा और रास्ते में पेयजल और शिकंजी की व्यवस्था भी होगी। कांवड़ यात्रा मार्ग की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। कांवड़ शिविर लगाने वालों का सत्यापन भी कराया जाएगा। तो यूपी सरकार की कोशिश है कि कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनकी कांवड़ यात्रा सुगम और आनंदमयी हो। बम बम के जयकारों के साथ इस बार कांवड़ यात्रा पहले से ज्यादा सुविधाजनक होगी। भोले के भक्तों के लिए सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खास इंतजाम कराए हैं। कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होगी और उससे ठीक पहले सीएम योगी ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी चाहते हैं कि कांवड़ियों को यात्रा मार्ग पर जरा सी भी परेशानी ना हो, इसलिए अधिकारियों को आदेश दिए कि अगले 72 घंटे में यात्रा मार्ग की मरम्मत का काम पूरा किया जाए। कांवड़ियों की राह में एक भी कंकड़ पत्थर न आए। एक तरफ से कांवड़ यात्रा मार्ग को कॉरिडोर की तरह तैयार किया जा रहा है, जिसमें कांवड़ियों की सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। जाहिर है, यूपी में योगी सरकार आने के बाद कांवड़ यात्रा पहले से सुगम और सुविधाजनक हुई है। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। योगी सरकार में कांवड़ियों का पुष्प वर्षा से अभिनंदन किया जाने लगा। कांवड़ियों को असुविधा न हो, दुकानों पर ओरिजिनल नाम लिखने के आदेश दिए। कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थानीय लोगों को असुविधा न हो, इसकी व्यवस्था की गई। कांवड़ यात्रा मार्ग पर अंडे, मीट और शराब की दुकानें बंद कराई जाने लगी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहले से बेहतर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है। महिला कांवड़ियों के लिए अलग से कैंप की व्यवस्था है। इस बार सीएम योगी ने आदेश दिया है कि कांवड़िए डीजे तय मानकों के तहत ही बजाएं और डीजे की ऊंचाई एक लिमिट में ही रखें, ताकि इससे लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके अलावा शिवालयों में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साल 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर देश भर से साधु संत एकजुट हो रहे हैं। गुरुवार को प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की एक बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। लेकिन सबसे खास बात यह कि हरिद्वार कुंभ के बाद सभी 13 अखाड़ों के संत पहली बार एक मंच पर दिखाई दिए, या फिर आप यूं कह लीजिए कि 13 अखाड़ों के संतों का यहां संगम देखने को मिला। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ से पहले आज 13 अखाड़ों के संत एकजुट हुए और प्रयागराज में मेला प्रशासन के साथ बैठक। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन इस सब के बीच जो तस्वीर सबसे खास थी वो थी सभी 13 अखाड़ों के संतों का एक छत के नीचे आना। दरअसल अखाड़ा परिषद में हरिद्वार कुंभ के बाद आपसी मतभेद दिखाई दिए, जिसे उस वक्त अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने शांत करा दिया। कुछ दिनों बाद नरेंद्र गिरी की मृत्यु हो गई। तब अध्यक्ष पद को लेकर विवाद सामने आया और अखाड़ा परिषद 2 गुटों में बंट गया। पहले गुट में 6 अखाड़े शामिल थे, जबकि दूसरे में 7। अखाड़ा परिषद में टूट की वजह क्या थी, इस पर बैठक में शामिल हुए संतों ने जी न्यूज से बात की। अखाड़ा परिषद में ऐसा कोई विघटन नहीं है, ये तो थोड़ा सा
मतभेद हम लोगों का क्या है कि विचारों में मतभेद हो सकता है, मन से जो है भेद हो सकता है, लेकिन मन का अंतर नहीं हो सकता है। साधु परंपरा है, सनातन की परंपरा है और इसमें कोई भेद नहीं है। अखाड़ा परिषद के एकजुट होने में अहम भूमिका मेला प्राधिकरण की रही, जिसमें सभी 13 अखाड़ों के संतों को बैठक का न्योता दिया, जिसमें सभी शामिल हुए। इस दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें अखाड़ों के संतों ने महाकुंभ में शिविर की सुविधाओं की मांग उठाई। इसके अलावा फर्जी बाबाओं के महाकुंभ में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की, साथ ही फर्जी बाबाओं को कोई भी सुविधा नहीं देने की बात रखी। अखाड़ा सभी एक है और अभी भी कुंभ मेले में एक रहेंगे। आपस में तो एक परिवार में भी थोड़ा बहुत मतभेद हो जाते हैं, अखाड़ों में किसी भी साधुओं में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। अब चूंकि एक मंच पे आप लोग आए, तो इसके पीछे कौन था, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबको एक मंच पर लेकर आए? श्रीमान धरीगिरी जी महाराज वही ला रहे हैं सबको। अच्छा, इसके पीछे वजह और मंशा क्या थी? मंशा कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग आपस में एक ही है। और कभी कभी व्यक्तिगत कुछ ईगो होता है तो उसकी बात अलग है, ये तो अखाड़ा सब एक है। संतों ने मेला प्राधिकरण के सामने मांग रखी कि महाकुंभ में शामिल होने वाले बाबाओं के लिए आईडी कार्ड जारी किए जाए, ताकि फर्जी बाबा महाकुंभ में शामिल न हो पाए। सभी मार्गदर्शन को, सुझावों को हमने नोट कर लिया है और उसको हम जो भी हमारी कार्य योजना बनेगी उसमें जितना हम अमल कर पाएंगे उनको अमल करेंगे। अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर, लेकिन महाकुंभ से पहले सभी अखाड़ों का संगम खास मायने रखता है। नीतीश पांडे, प्रयागराज, जी मीडिया। और देशहित में बात सियासत की। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में साइकिल और हाथ साथ साथ नजर आएंगे, यानी यूपी के 2 लड़के एक बार फिर मैदान में उतरने को तैयार हैं। एक तरफ साइकिल पर सवार होकर कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन तलाश रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यूपी में कांग्रेस को स्पेस देकर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल करने में जुटे हैं। पूरी राजनीति समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। यूपी के इन 2 लड़कों ने एक बार फिर हाथ मिला लिया है और लक्ष्य एक बार फिर बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगाने का है। इस बार तैयारी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को झटका देने की है। एक और एक 11 बनकर यह गठबंधन बीजेपी के मजबूत किले की घेराबंदी में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में गठबंधन को लेकर दोनों दलों में बातचीत शुरू हो चुकी है। संसद सत्र के दौरान दोनों दलों के शीर्ष नेता फैसले पर मुहर लगा देंगे। 10 सीटों में से 7 पर समाजवादी पार्टी और 3 पर कांग्रेस लड़ सकती है। सवाल उठ रहे हैं, यूपी विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीट जीतने वाली कांग्रेस के लिए अखिलेश यादव इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहे हैं? तो पहली वजह भी उपचुनाव में गठबंधन की खबर के साथ सामने आई है। बताया यह जा रहा है कि अखिलेश यादव की कोशिश फिलहाल समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की है। लोकसभा चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन राष्ट्रीय दर्जे के लिए उसे अन्य राज्यों में सियासी विस्तार की जरूरत है। अखिलेश के इस सपने को हकीकत तक पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी के पास कांग्रेस से बेहतर सियासी सीढ़ी नहीं है। बताया जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस को सियासी जमीन देने के बदले अखिलेश ने बड़ी डील की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सीटें देगी। एक तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रख के समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय फलक पर मजबूत करने की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन से भीम और मीम वोट को अपने साथ जोड़े रखने की प्लानिंग है, जिसका ट्रेलर 2024 लोकसभा में दिख चुका है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ होने की वजह से मुस्लिम वोट इंडिया गठबंधन को एक मुश्त पड़ा। यही नहीं, आमतौर पर अखिलेश यादव से परहेज करने वाला मायावती का कोर दलित वोटर भी कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दिया, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में हिट हो गया। अखिलेश कांग्रेस को 3 सीट देकर बड़ी सियासी लकीर खींचने की फिराक में है, तो यूपी में कांग्रेस भी साइकिल पर सवार होकर अपनी खोई सियासी जमीन तलाश रही है। कांग्रेस फिलहाल खुद के बूते यूपी में खड़े होने की स्थिति में भले ना हो, लेकिन एसपी के साथ जुड़कर वो एक और एक 11 बनकर बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगा ही सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
यूपी में कांग्रेस एसपी की कामयाबी और बीजेपी की करारी हार पर फुल रिपोर्ट अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। रिपोर्ट में उन सभी मुद्दों का जिक्र है जिनकी वजह से बीजेपी ने पिछले 3 चुनाव में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया। खुद यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यह रिपोर्ट पीएम को सौंपी है और रिपोर्ट तैयार होने का एक मतलब यह भी है कि अब एक्शन की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा रिपोर्ट को बीजेपी के ये दिग्गज नेता पढ़ चुके हैं। यूपी की हार को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब इन्हीं 15 पन्नों की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के जिन पन्नों को पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने पढ़ा, जी न्यूज उस रिपोर्ट को आपके सामने पेश करने जा रहा है। लेकिन पहले बीजेपी की इस इंटरनल रिपोर्ट का बैकग्राउंड भी जान लीजिए, जिसे 40,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है। आलाकमान ने इस रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के जो कारण बताए हैं वो कुछ इस तरह हैं। अग्निवीर योजना से नुकसान हुआ, संविधान बदलने की बयानबाजी से घाटा, प्रदेश में अधिकारी और प्रशासन की मनमानी, सरकार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष, सरकारी नौकरियों में पेपर लीक से नाराजगी बढ़ी, जल्द टिकट वितरण से गुटबाजी को वक्त मिला। साथ ही रिपोर्ट में आगे का रोड मैप भी तैयार किया गया है और बताया गया है कि इन मुद्दों को वक्त रहते सुलझा लिया गया तो आने वाले चुनावों में बीजेपी जीत के ट्रैक पर लौट जाएगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अलग से मुलाकात की। इससे पहले भूपेंद्र चौधरी केशव प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। यूपी की हार पर बीजेपी का ये मंथन अभी थमने वाला नहीं है। भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में हाजिरी लगाएंगे, जहां उनसे हार की समीक्षा वाली 15 पन्नों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये पहले ही साफ हो चुका है, यूपी में योगी ही बॉस रहेंगे और संगठन के सुझावों पर आगे बढ़कर बीजेपी यूपी में अपने किले को फिर से मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हर इलाके में टीएमसी का कोई ना कोई बाहुबली मौजूद है। आप ये भी कह सकते हैं कि दीदी के राज में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर टीएमसी के संरक्षण में अपराधियों की पैरेलल समानांतर सरकार चलती है। ऐसे 3 नाम सामने आए हैं। पहला नाम है सद्दाम सरदार, दूसरा जयंत सिंह और तीसरा जमाल सरदार। सबसे पहले आपको सद्दाम सरदार के बारे में बताते हैं। यह मछली पालने और खेती का काम करता था। 15 सालों से धोखाधड़ी करता आया है और कई मामलों में जेल भी गया और इस पर हत्या की कोशिश का आरोप भी लगा। यह सोने की नकली मूर्ति बेचने का धंधा करता था और पुलिस से बचकर भागने के लिए इसने अपने घर में सुरंग बनाई हुई थी, जहां सुरंग, जिससे होकर इसके बांग्लादेश फरार होने की खबरें आई हैं। और अब दूसरा नाम है जयंत सिंह। गैंगवार इसका पेशा है। उसकी डिक्शनरी में माफी नाम की कोई जगह नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। वो हुक्म नहीं मानने पर अपने खास को भी गोली मार देता है, जिसको मर्जी उसको धमकाता है, फिर वो आम लोग हो या फिर सांसद या फिर मंत्री। वो जबरन वसूली करता है, जमीन पर अवैध कब्जा करता है। इसका पूरा रैकेट तब से चल रहा है जब से पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व बना। और अब तीसरा नाम है जमाल सरदार। ये एक भूमाफिया है। ये कहने के लिए सिर्फ एक क्लर्क था, पर इसने कई लोगों की जमीन अपने नाम पर लिखवा ली। टीएमसी से जुड़े होने की वजह से पुलिस प्रशासन इस पर हाथ भी नहीं डालता था। तो बंगाल के हर इलाके में ऐसे गुंडे हैं, हर जगह इनका नाम ही बस अलग अलग है, काम एक ही है। कहीं ये सद्दाम सरदार तो कहीं जयंत सिंह, किसी इलाके में जमाल सरदार या फिर शाहजहां शेख होता है। पर बंगाल में ये सब कानून से ऊपर हैं और अपने इलाके में पुलिस, कोर्ट और सरकार का काम ये खुद अकेले ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल की पहाड़ियां आतंकवादियों का नया अड्डा बन गई। सुरक्षा बलों के मुताबिक पिछले 5 महीनों में पाकिस्तान से आया 25 से 30 आतंकियों का नया ग्रुप सुरक्षा बलों पर स्ट्राइक कर रहा है। जम्मू के डोडा, रियासी,
पुंछ, कठुआ जैसे इलाके आतंकियों के टारगेट पर हैं और ये आतंकी हमले लगभग वैसे ही है जैसा 90 के दशक में हुआ था और अब सेना इनका जवाब भी 90 के दशक की तरह ही दे रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ड्रोन, हेलीकॉप्टर और स्निफर डॉग्स मिलकर आतंकियों के अड्डे तलाश रहे हैं। पीर पंजाल के घने जंगल में सबसे ज्यादा विदेशी आतंकियों के होने का दावा है। कश्मीर घाटी के मुकाबले अब आतंकियों ने जम्मू में पीर पंजाल के जंगलों को अपना ठिकाना बनाया। हालांकि अब इन्हीं जंगलों में आतंकियों की कब्र बनाने की तैयारी हो चुकी है। मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को, उनके पाले हुए आतंकियों को यहां पर दिया गया। M4 कार्बन राइफल लेके आए थे, पर उनको जवाब जो है सेना ने अपनी बंदूक से दिया और इन्हीं जंगलों में उनकी कब्र खोदने के लिए अब तेजी से यहां पर ऑपरेशन जो है चल रहा है, चाहे वो 2 हो चाहे वो 100 हो। 90 के दशक के बाद पहली बार जम्मू में भारी संख्या में फौज की तैनाती हुई है। आतंक के खिलाफ सेना की 6 कंपनियों के साथ CRPF, ITBP, SOG और जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल। सेना ने जम्मू में छत्रगला से लोहाई मल्हार के बीच 80 किलोमीटर का घेरा डाला है। इसमें आतंकियों के 48 ठिकाने मार्क किए गए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पीर पंजाल के जंगल और गुफाओं में 50 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए विदेशी टेररिस्ट। आशंका है कि इनमें ज्यादातर जैश और लश्कर के आतंकी हैं। जम्मू के कठुआ, पुंछ, राजौरी, डोडा, इन जगह पे वो जंगली इलाके जो हैं वहाँ पर मिलिटेंट्स की प्रेजेंस खासी पाई गई है और कई अटैक्स भी देखने को मिले हैं। लेकिन अब जो खुफिया विभाग को रिपोर्ट मिली है कि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के पहाड़ी इलाके और जो जम्मू के पहाड़ी इलाके हैं, उन इलाकों में जो है मिलिटेंट्स छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए हैं। देवदार के पेड़ों से भरे पीर पंजाल के जंगलों में कई बड़े प्राकृतिक गुफाएं जो 90 के दशक में आतंकियों के छिपने का प्रमुख अड्डा था। दावा है कि ज्यादातर आतंकियों को पहाड़ों और जंगलों में जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी गई। ये टेररिस्ट ज़्यादातर पंजाब और पख्तूनख्वा इलाका जो पाकिस्तान का है वहाँ के रहने वाले हैं। बैटल हार्डन हैं, अफगानिस्तान में जंगल वारफेयर और माउंटेन वारफेयर में ट्रेंड हैं और इनको आधुनिक हथियार दिए गए हैं। जैसे आतंकियों की घुसपैठ और सेना का एक्शन दोनों 90 के दशक की याद दिला रहे हैं। इसी बीच पुंछ, राजौरी और डोडा रियासी में टेररिस्ट ने एक जैसी रणनीति बनाई। इन्होंने सेना के जवानों पर गुरिल्ला अटैक किया और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के छोड़े गए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। सेना की निगरानी से बचने के लिए आतंकी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते। गांव में दाखिल होने के बदले बकरवाल से खाना लेते, किसी भी इलाके में स्थायी ठिकाना नहीं बनाते। आशंका है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देकर पाकिस्तान दुनिया का ध्यान पीओके से हटाना चाह रहा है। डिविजनल रिफ्ट क्रिएट करना चाहते हैं कश्मीर वर्सेस जम्मू, और इसका ये मकसद भी है कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जो क्रिमिनल सिचुएशन हो। कश्मीर में 2019 के बाद आतंक लगातार कम हुआ। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर बीते 5 सालों में घाटी शांत रही। अब जम्मू में सेना के कमान संभालने के बाद यहां भी आतंक का ऑल आउट होना तय। जम्मू से रजत वोरा और श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर अलीगढ़ से, जहां एक हादसे में सिपाही की मौत हो गई, मगर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस हादसे पर भी सियासत शुरू कर दी है और सिपाही की शहादत में भी हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढने लगे हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। ओपन रिक्शा का जो पिस्टल लॉक हो गई, जिसे उन्होंने मुझे ठीक करने के लिए दिया।
जिसे मैं लॉक को टेक कर रहा था, तो अचानक एक्सीडेंट होकर गोली चल गई जो मेरे पेट में लगी और एक और लग गई एसओजी पे। उसके बाद मुझे सुना आपने, इस हादसे में घायल दरोगा राजीव ने पूरी बात खुलकर बता दी, लेकिन ओवैसी ने इस हादसे में भी शक की सुई ढूंढ निकाली और पूरे मामले की जांच कराने की मांग उठा दी। ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एक जाम पिस्टल से दुर्घटनावश गोली चल गई। सब इंस्पेक्टर का पेट चीरते हुए गोली याकूब के सिर में लगी, तो उस वक्त याकूब की बॉडी किस पोजीशन में हुई, मुझे उम्मीद है कि जांच की। हालांकि अलीगढ़ जनपद के सीनियर पुलिस अधिकारी भी इसे महज हादसा बता रहे हैं। पिस्टल लोड करने में मजहर हसन नाम के एक दरोगा की पिस्टल फंस गई। वो उसे लगातार प्रयास के बाद भी उसे नहीं ठीक कर पा रहे थे, तो दूसरे एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम राजीव है, इन्होंने वो पिस्टल उनसे ली और उसे वो अनलॉक करने का प्रयास करने लगे। इतने में ही अचानक गोली चल गई और वो गोली उनके खुद के भी पेट से निकल गई है और दूसरे एसओजी के सिपाही के सर में लग गई। जाहिर है ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन क्योंकि मरने वाले का नाम याकूब था और जिसके हाथ से गोली चली वो हिंदू, लिहाजा हैदराबादी भाईजान को शायद इसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।